249 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और 68 गेंदों पर 98 रन चाहिए था। 350 रनों का टारगेट पाकिस्तान चेस कर रहा था। उसके बावजूद पाकिस्तान मैच हार गया और ना सिर्फ हारा बल्कि बुरे तरीके से मैच हार गया। और फिर दुनिया ये बात करती है कि बाबर आजम वो नासूर है जिसके साथ पाकिस्तानी टीम का चलना नामुमकिन है। वो बाबर आजम जब तक क्रीज पर मौजूद था तो पाकिस्तान वेल एंड ट्रूली मैच के अंदर मौजूद था, इनफैक्ट इन फ्रंट था मैच के अंदर। लेकिन बाबर आजम आउट होते हैं और ये जो मैं आपको सूरत बताइए कि वो 249 फॉर 3, जो चौथा खिलाड़ी 249 पर आउट हुआ था वो बाबर आजम ही की विकेट थी। और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो टीम जिसको 68 गेंदों पर 98 रनों की जरूरत थी वो अगले 20 से 25 रनों के अंदर अपनी बकिया 7 विकेटों को गंवाते हुए मैच को बुरे तरीके से लूज कर देती है। तो मेरा यह सवाल है कि भाई साहब, जिन लोगों को बाबर आजम चुभता है, जिन लोगों को बाबर आजम सबसे बड़ा इश्तिहारी लगता है, उन लोगों से मेरा यह सवाल है कि अब बताओ क्या कहते हो। अब बताओ कि क्या जवाब दोगे कि बाबर आजम ने जो 78 रनों की एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है, एक लाजवाब इनिंग्स के लिए, एक ऐसी इनिंग्स खेली है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके बाद लोग क्या कहेंगे जो लोग ये बात करते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं खेलता। तो भाई साहब, मेरा ये सवाल है कि जब बाबर आजम मैच को बना गया था, वो भी एक ऐसा मैच जिसका बेड़ा गर्क सत्यानाश आपकी गेंदबाजी ने करवाया था, जिसका सत्यानाश आपकी मैनेजमेंट ने करवाया था, बैड प्लानिंग ने करवाया था, उस मैच को भी बाबर आजम ने जब बना दिया तो क्यों नहीं जीत सके। और यहां पर विक्रांत गुप्ता की जो एक बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आई थिंक दैट इज फिटिंग फॉर दैट मोमेंट। मतलब विक्रांत गुप्ता की जो बात है ना, उसके आगे ज्यादा बात अगर मैं ना भी करूं ना तो वो बात ही काफी है। विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि द बाबर आजम इज द ओनली ब्रदर ऑफ द 10 सिस्टर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जी हां दोस्तों, वो एक वही बात जो कि हम पिछले काफी अरसे से कहते हैं कि बाबर आजम 10 बहनों का इकलौता भाई, जिसके सर पर सब बहनों की जिम्मेदारी, जिसके सर पर सबको 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 बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी बाबर आजम के सर पर। और जब बाबर आजम नहीं चलता तो फिर पाकिस्तान नहीं चलता। और जिस समय पर बाबर आजम आउट हुआ था ना 249 पर, जब पाकिस्तान की चौथी विकेट गिरी थी, बाबर आजम आउट हुआ था, लेकिन लगा ऐसा कि बाबर नहीं बल्कि पाकिस्तान आउट हो गया। अगरचे न्यूजीलैंड के ग्राउंड पर पिछले 11 मैचेस में पाकिस्तान को लगातार शिकस्त हो चुकी है ओडीआई मैचेस में, लेकिन ये वाली शिकस्त जो है ना वो दिल को लगी है, ये दिल को चुभी है। और कहीं ना कहीं अफसोस हुआ, जिस समय पर बाबर आजम भी आउट हुआ था उस समय पर भी अफसोस हुआ था, क्योंकि काश बाबर आजम उस टाइम पर ना आउट होता और काश आज बाबर आजम अपनी 20वीं ओडीआई सेंचुरी मारता। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि बाबर नहीं तो कौन। बाबर आउट हुआ तो किसने जिम्मेदारी ली। और बाबर आजम वो मैच जो कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि जिसका सत्यानाश, जिसका बेड़ा गर्क आपकी गेंदबाजी ने करवा दिया था, जब बाबर आजम ने उस मैच को भी बना दिया तो फिर हम उस मैच को क्यों नहीं जीते। भारतीय मीडिया का बेहतरीन रिएक्शन, विक्रांत गुप्ता की बेहतरीन स्टेटमेंट बाबर आजम की बल्लेबाजी को लेकर, वो बाबर आजम जो कि इस वक्त सबसे बड़ा विलन है पाकिस्तान के अंदर, उस बाबर आजम की बेहतरीन बल्लेबाजी के ऊपर भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। और क्यों पाकिस्तान इस नेपियर ओडीआई मैच को हारा उस बात भी करते हैं बात। मगर सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त है, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट इनवी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करेगा। व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो यह कि आज पाकिस्तान ने एक बेहतरीन टॉस को जीत लिया था। मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन टॉस को जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया और उस समय तक, जब तक पाकिस्तान ने अपने 5वें बॉलर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, हम इस मैच को जीत रहे थे। हमने 50 रनों पर न्यूजीलैंड के 3 आउट कर दिए थे। 25 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड के 104 पर भी 3 ही आउट थे और उस समय तक भी पाकिस्तान मैच में वेल एंड ट्रूली बना हुआ था। लेकिन सलाम है यहां पर डैरल मिचेल को और मार्क चैपमैन को, क्योंकि भाई साहब उन्होंने इतनी स्लो बैटिंग की, इतनी स्लो बैटिंग की, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उन्होंने इंतजार किया उस समय का कि जब पाकिस्तान को सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी से गेंदबाजी करवानी पड़े। और वही टाइम था कि जब मैच ने अपने रुख को बदला। और मजे की बात यह कि जब पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की तो यही एक रीजन था कि पाकिस्तान ने 5वें बॉलर का इंतजार नहीं किया,
और पाकिस्तान ने मैच को लूज किया। मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं और फिर बताता हूं भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। मेरा बड़ा दिल दुखा था, मैंने पूरे दिन इस मैच के ऊपर वीडियो नहीं की, लेकिन अब ये समय आ गया कि इसके ऊपर वीडियो की जाए और आप लोगों को बताया जाए, हकाइक बताया जाए। व्यूअर, जब पाकिस्तानी टीम गेंदबाजी कर रही थी 25 ओवर के अंदर 104 पर न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे और न्यूजीलैंड फंसा हुआ था। वहां से आते हैं सलमान अली आगा साहब और इरफान खान नियाजी और पाकिस्तान के जो पांचवा बॉलर था, इनको अपने 10 ओवर के अंदर 118 रन पिटे, जो कि मतलब इबरतनाक था। अब दुनिया ये बात कर रही है, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार सुफियान मुकीम को होना चाहिए था और पांचवा बॉलर सुफियान मुकीम को होना चाहिए था। देखो, मैं वो इंसान नहीं हूं जो कि चीजें हो जाने के बाद उन पर तनकीद करूं और बैठ के बात करूं कि हाँ जी, मैं अभी इस मामले में पूरा का पूरा मैनेजमेंट के साथ हूं कि यार पांचवा बॉलर सुफियान मुकीम नहीं हो सकता था। अगर आपने सुफियान मुकीम को खिलाना भी है आने वाले मैचेस में भी, तो आप अपनी बैटिंग को वीक करोगे, ये वाली बात याद रखिएगा। बेशक से आप खिलाकर देख लीजिएगा आने वाले मैचेस के अंदर सुफियान मुकीम को, लेकिन आप पाकिस्तान के पिछले 1-1.5 साल उठा के देख लें, वो ऑस्ट्रेलिया, वो साउथ अफ्रीका के दौरे जिनकी हम बड़ी बात करते हैं, बड़ी मिसाल देते हैं, उन दौरों के ऊपर भी जब पाकिस्तान ने मैच सीरीज को जीता था तो सलमान अली आगा से ही बॉलिंग करवा के जीता था। अब ये क्या बात हुई कि आज अगर सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी के जो 10 ओवर थे वो पिट गए तो हम लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर हम लोग यही वाली बात कर रहे थे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान हारा है तो हम इसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे ना कि ये कॉम्बिनेशन कहां गया जो आज बना हुआ है। हम इरफान खान नियाजी को भी याद कर रहे थे, हम तैयब ताहिर को भी याद कर रहे थे, हम यही अपने चारों बॉलर्स को याद कर रहे थे, हम यही सलमान अली आगा से ही बॉलिंग करवा रहे थे, यहां पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अफ्रीका में भी, और हमने इन्हीं के साथ सीरीज जीती। तो अब यहां पर जो लोग ये बात कर रहे हैं, हाँ ये बात मैं जरूर मानता हूं कि सुफियान मुकीम को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन किस तरह होना चाहिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीम में नसीम शाह, ऑलरेडी आपकी टीम में जो है वो हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, उसके साथ साथ मोहम्मद अली है और उसके साथ साथ आकिब जावेद है। ये 4 ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि चारों के चारों बैटिंग नहीं करते। अब जब 4 आपने ऐसे क्रिकेटर डाले तो पीछे बचे 7। अब जो पीछे 7 बचे, अगर उसमें से भी आप किसी एक को मिसाल के तौर पर तैयब ताहिर या इरफान खान नियाजी को निकालकर सुफियान मुकीम को डाल दोगे तो आपके 5 ऐसे क्रिकेटर हो जाएंगे जो बल्लेबाजी नहीं करते, क्योंकि ना सुफियान बैटिंग करता, ना नसीम बैटिंग करता, ना हारिस बैटिंग करता और ना ही ये जो मोहम्मद अली और आकिब जावेद है ये बैटिंग करते। तो ये इतना बड़ा रिस्क दुनिया की कोई टीम नहीं लेती। जो भी टीम अपनी टीम के अंदर 5-6 गेंदबाज खिलाती है वो ऑलराउंडर्स की सूरत में खिलाती है। जो प्रॉपर बॉलर्स होते हैं वो 4 ही होते हैं हर टीम के अंदर। चाहे अगर आपको नहीं यकीन आता तो न्यूजीलैंड भी 4 ही बॉलर के साथ उतरा था। हाँ, ये वाली एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जी क्योंकि अब हम हार गए हैं तो लोग ये कहेंगे जी कि जब इरफान ने भी बैटिंग नहीं करनी, जब तैयब ने भी बैटिंग नहीं करनी, तो निकालो इनको और बॉलर डालो। तो यार आज नहीं हुई ना उनसे बैटिंग, आज नहीं उनसे बैटिंग, लेकिन आप अभी कम से कम वो नाम के तो मौजूद थे, लेकिन जब वो नाम के भी मौजूद नहीं होंगे तो फिर आपकी बैटिंग टॉप ऑर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और वो टॉप ऑर्डर जिससे आप डिमांड करते हो कि खुलकर खेले, फिर तो वो बिल्कुल नहीं खुलकर खेलेंगे। वो टॉप ऑर्डर जो उस्मान खान और अब्दुल्ला शफीक आज खुलकर खेल रहे थे और आगे बढ़ बढ़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मार रहे थे, तो वो भी खुलकर नहीं खेल सकेंगे। उनको पता होगा कि यार हम सिर्फ 6 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरे, इनफैक्ट 5 बल्लेबाज होंगे, एक तो विकेट कीपर होगा, चले आप उसको भी बल्लेबाजी कंसीडर करें तो 6 बल्लेबाजों के साथ सिर्फ मैदान में उतरोगे। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास 5वां बॉलर होना चाहिए था, मैं मानता हूं होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक पक्का ऑलराउंडर होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। हाँ, आने वाले मैच के अंदर आप ये जरूर कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि मोहम्मद रसीम जूनियर या फहीम अशरफ बेहतर है, लेकिन मसला फिर ये है ना, आप तो सुफियान मुकीम को खिलाना चाहते हो और मैं भी चाहता हूं सुफियान मुकीम खेले, यार मैं भी चाहता हूं, लेकिन किस तरह खेले मेरी समझ से बाहर है। नहीं तो आप ये तो कर सकते हो कि या तो आप मोहम्मद रसीम जूनियर को, और वो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं चाहता हूं वो खेले, या फिर आप फहीम अशरफ को खिला लो तैयब ताहिर या इरफान खान नियाजी की जगह, क्योंकि ये दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी, मतलब इन दोनों में से जो भी एक खेलेगा वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। तो चलो अगर आप एक बैट्समैन निकालोगे भी तो एक ऑलराउंडर डालोगे, लेकिन मसला फिर वहीं आगे खड़ा हो जाता है कि आपको तो ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए, आपको तो सुफियान मुकीम चाहिए। अब सुफियान मुकीम कैसे खेलेंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहरहाल अब आपका जो 5वां बॉलर था वो पिटा, चलो ठीक है जी, हो गया, समझ आती है कि यार अब आपका जो प्लान था वो खराब किया। मैं रिजवान से एग्री करता हूँ, रिजवान अपने 4 बॉलर से मैक्सिमम बॉलिंग करवाना चाहता और रिजवान चाह रहा था कि जो मेरे 4 बॉलर हैं जिसमें हारिस है, जिसमें जो नसीम शाह है, जिसमें आकिब जावेद है और जिसमें आपका मोहम्मद अली था, तो रिजवान ये चाह रहा था कि यही मुझे जो है ना न्यूजीलैंड की बैकबोन तोड़ने में मदद करते हैं, मतलब मैं उनके 5-6 आउट कर दूं। जिस वक्त पर सलमान अली आगा या इरफान खान नियाजी से बॉलिंग कर रहा हूं उस समय पर उनके पास पावर हिटर्स ही मौजूद ना हो और वो सिर्फ जो है ना वो इक्का दुक्का की क्रिकेट ही खेले। लेकिन मसला ये हुआ कि वहां पर तारीफ करनी होगी मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल की, उन्होंने इंतजार किया
पांचवें गेंदबाज का, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को समझाने की कुछ कोशिश करूं, समझने की जरूरत है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, मान लिया जी उन्होंने एक 344 बना दिया, बेड़ा गर्क हो गया हमारी, मतलब हमें काफी रन पड़ गए ना, बहुत ज्यादा रन पड़ गए। एंड में तो फिर सभी पिटे, वो नसीम शाह जो कि अपने पहले 6 ओवर के अंदर आई थिंक उन्होंने 14 रन दिए थे, उन्होंने अपने आखिरी 4 ओवर के अंदर 46 रन दे दिए और टोटल 60 रन दे दिया। एंड में तो फिर सभी पिटे और बेड़ा गर्क हो गया, मतलब 344 रन बोर्ड पर लग गया। लेकिन अब यहां पर यह चीज समझे कि जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो न्यूजीलैंड की टीम की तो बैटिंग की सूरत इतनी बुरी थी कि हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी कि उनके 25 ओवर के अंदर 104 पर 3 आउट थे न्यूजीलैंड के। लेकिन हमारा ये वाला हाल नहीं था। हमारा जब 25 ओवर का इख्तिताम हुआ था तो हम 140 रन पर बैठे हुए थे। 140 पर आई थिंक गालबन एक या दो खिलाड़ी आउट थे और उस टाइम पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद थे। यानी कि हमारे 25 ओवर के अंदर 140-45 के अंदर 2 आउट थे और उसके बाद जब हमारा तीसरा आउट हुआ है तो हम लोग मैच के अंदर बने हुए थे। सलमान अली आगा और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप लगी, हम तब भी मैच के अंदर बने हुए थे। और फिर आप ये चीज चेक करें कि जो न्यूजीलैंड का भी पांचवा बॉलर था, न्यूजीलैंड के भी जो मेन बॉलर थे उनको नहीं स्कोर पा रहे थे। देखिए जो न्यूजीलैंड का एक तो स्पिनर था माइकल ब्रेसवेल, ठीक है ना, उसको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने या सलमान अली आगा ने रन बनाने शुरू किए, ठीक है। उसके बाद जो उनका स्मिथ था उसको एक ओवर के अंदर 22 रन पड़े, ठीक है। फिर जो उनका मोहम्मद अब्बास और डैरिल मिचेल जो कि उनका पांचवा बॉलर था, जिन्होंने मिलकर 5वें ओवर की गेंदबाजी करनी थी, 5वें बॉलर की गेंदबाजी करनी थी, उनको भी रन पड़ने शुरू हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन मसला क्या हुआ कि जब न्यूजीलैंड ने ये देखा कि हमारे पार्ट टाइमर्स को रन पड़ने शुरू हो गए, उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को दोबारा से लगा दिया, ठीक है ना। रिजवान ने भी यही किया कि अपने मेन बॉलर्स को लगाया, लेकिन न्यूजीलैंड ने हमारे मेन बॉलर्स को रिस्पेक्ट दी। न्यूजीलैंड 25 ओवर के अंदर सिर्फ 104 बनाता है। इसकी वजह यही थी कि हमारे तब तक हमारे मेन बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे थे, तब तक हमारा पांचवा बॉलर गेंदबाजी करने के लिए नहीं आया था और न्यूजीलैंड रिस्पेक्ट दे रहा था हमारे मेन बॉलर्स को। लेकिन हमने अना का मसला बनाया। बाबर आजम भी गलत आउट हुए। बाबर आजम जो 78 रन बनाकर आउट हुए तो उनके मेन बॉलर को विकेट दे गए, वो जो उनका मेन फास्ट बॉलर है जिसका मेरे इस वक्त नाम ध्यान से नहीं कर रहा है, उनको विकेट दी बाबर आजम ने, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद यार उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को जब बॉलिंग देनी शुरू की तो वहां पर बनता था, ये था सलमान अली आगा का भी, बाबर आजम का भी, या इन सबका ये बनता था कि थोड़ा रुकते और दोबारा से इंतजार करते कि जब न्यूजीलैंड के पार्ट टाइमर्स आएंगे, क्योंकि उनको तो आना ही था हर हाल में। मतलब पाकिस्तान को 98 रन चाहिए थे 68 बॉल पर और उस टाइम पर न्यूजीलैंड के मेन गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे, जबकि ये यहां से 68 बॉल है, मतलब 11 ओवर बचे थे। 11 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के जो पार्ट टाइमर्स थे उन्होंने कम से कम 5 से 6 ओवर्स की गेंदबाजी करनी थी। अगर वहां पे कैलकुलेशन सही की जाती तो उन ओवर्स का इंतजार किया जाता और आराम से मैच जीत जाता। मतलब अगर आप उस समय पर रुकते, जिस टाइम पे बाबर आजम भी आउट हुआ यार, बाबर आजम भी एक कमाल की शॉट मारकर वहां पे डैरिल मिचेल ने बाउंड्री में कैच पकड़ा था। बाबर आउट अगर हो भी गया, वहां पर भी अगर तैयब ताहिर और सलमान अली आगा दिमाग से खेलते, अकल से खेलते या इरफान खान नियाजी अकल से खेलते तो उस समय पर रुका जा सकता था क्रीज के ऊपर। और आप मिसाल के तौर पर जिस समय पर बाबर आजम आउट हुआ उस वक्त पर रिक्वायर्ड रन रेट थी तकरीबन 8.5 की, ठीक है ना, और उनके मेन बॉलर दोबारा से बॉलिंग करवाने आ गए थे। मिसाल के तौर पर उस समय पर अगर आप थोड़ा सा रुकते और थोड़ी टुक टुक की क्रिकेट भी खेलते और जब उनके दोबारा से पार्ट टाइमर्स को आना पड़ता, रिक्वायर्ड रन रेट 10-11 की भी चली जाती, मैं कहता हूं 12 की भी चली जाती। आप विकटें हाथ में रखते, 12 की रिक्वायर्ड रन रेट भी आखिरी 5 ओवर में आसान था। मतलब 12 की रिक्वायर्ड रन रेट से आखिरी 5 ओवर में कितने बनते हैं? आई थिंक 60 रन। आखिरी 5 ओवर में अगर आपको 60 रन बनाने होते और उनके पार्ट टाइमर्स बॉलिंग कर रहे होते, मतलब मिसाल के तौर पर मोहम्मद अब्बास गेंदबाजी कर रहा था या उनका जिमी स्मिथ गेंदबाजी कर रहा था या जो उनका कप्तान था माइकल ब्रेसवेल, उसको गेंदबाजी करनी पड़ती। आई थिंक उसके ओवर खत्म हो गए थे माइकल ब्रेसवेल के। मिसाल के तौर पर डैरेल मिचेल को गेंदबाजी करनी पड़ती तो आप वहां पर आराम से मैच जीत सकते थे। लेकिन यहां पर जो आज पाकिस्तान ने मैच हारा है उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि न्यूजीलैंड ने हमारे पार्ट टाइमर्स को मारा और हमारे मेन बॉलर्स को रोका। हमने उलट किया, हमने उनके मेन बॉलर्स को मारने की कोशिश की और इस चक्कर में हम लोग मैच हारे। अब जो दूसरी चीज मैं ये बात कर रहा था कि बाबर आजम जिस समय पर आउट हुआ है, बाबर आजम ने कमाल बैटिंग कर रहा था। बाबर आजम ने 78 रनों की बेहतरीन इनिंग्स के लिए माइकल ब्रेसवेल को जो उन्होंने छक्कर मारे थे, 2 छक्के, एक स्लॉक स्वीप पर जो छक्का मारा था और एक जो उन्होंने स्ट्रेट पर छक्का मारा था, कमाल फॉर्म में दिखाई दे रहा था यार बाबर आजम। बाबर आजम नजर आ रहा था कि मैन ऑन अ मिशन है। जब बाबर आजम आउट हुआ और उसके बाद हमारी बैटिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई यार। 98 रन चाहिए था 68 बॉलों पे जब बाबर आजम आउट हुआ है। उसके बाद अगले 20 से 25 रनों के अंदर अंदर या 30 रनों के अंदर अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान ऑल आउट हो गया।
ऑल आउट हो गया अगले 25-30 रनों के अंदर अंदर पाकिस्तान। तो वो लोग मेरे सामने आए जो ये बकवास करते हैं कि जी बाबर आजम के बिना पाकिस्तानी टीम को बाबर को निकालो, बाबर को निकालो, बाबर को निकालो। अबे मैं मतलब क्या कहूं कि यार ये देखो, ये हाल है पाकिस्तानी टीम का कि बाबर आजम के बिना इस टीम को आप बाबर आजम वो मैच जो कि बना गया था 350 रनों के टारगेट को बाबर आजम आपकी मुट्ठी में देकर चला गया था यार, जिस समय पर वो आउट हुआ है उसके बाद आप मैच नहीं जीत सके। तो फिर मैं क्या कहूं इसके ऊपर। और फिर मेरा यहां पर ये वाला सवाल है, अब देखो इंडियन मीडिया इस वक्त तारीफ कर रहा है बाबर आजम की। विक्रांत गुप्ता ने जो स्टेटमेंट दिया कि बाबर आजम 10 बहनों का इकलौता भाई है, तो भाई सही कहा है कि मतलब ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारियां बाबर आजम के ऊपर है। जैसे ही वो आउट हुआ टीम का बेड़ा गर्क। और फिर आप लोग बाबर आजम की वैल्यू नहीं करते, आप लोग कहते हो जी बाबर आजम किसी काम का नहीं है। लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि जी बाबर को इतना डिफेंड ना किया करो। क्यों ना किया करो बाबर को डिफेंड? हाँ मतलब किसी के अब्बा जी का राज है कि जो कोई मुझे मना करेगा जी बाबर आजम को इतना डिफेंड ना किया करो? क्यों ना किया करूं? मतलब आज क्यों आपके बकिया क्रिकेटर ने, क्यों तैयब ताहिर ने, क्यों सलमान अली आगा, क्यों इरफान खान नियाजी नहीं जितवा सके पाकिस्तान को मैच बाबर आजम के आउट होने के बाद? हाँ कोई मुझे इस चीज का जवाब दे ना, इस चीज का कोई मुझे जवाब दे कि क्यों पाकिस्तान मैच नहीं जीता बाबर आजम के आउट होने के बाद। मैं डिफेंड ना किया करूं बाबर आजम को यार। और फिर मुझे पाकिस्तान के मीडिया से भी शिकायत है, वही जो भारत के टट्टू हैं, भारत को खुश करने की कोशिश करते हैं। हर पाकिस्तानी मीडिया के ऐसे नाअक्ल लोग हैं ना, उनके जहन में ना बस एक चीज बच गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी टीम खेलेगी ना वो सी टीम है, सी टीम है, सी टीम है। मतलब इतने जाहिल हैं कि उनको बी का भी नहीं मतलब पता कि कोई बी टीम भी होती है, कोई ए टीम भी होती है। भाई अगर कोई किसी की मेन टीम नहीं भी खेल रही तो उसकी टीम को आप बी टीम कह लो। हर कोई आज पाकिस्तानी मीडिया पे सी टीम का मतलब तो ये होता है कि सारे के सारे नए लड़के। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की टीम में था, मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड की टीम में है, डैरल मिचेल न्यूजीलैंड की टीम में है, ठीक है ना, उनके फास्ट बॉलर उनकी टीम के अंदर है। तो आप इस टीम को सी टीम कह रहे हो, ठीक है। इस टीम को मतलब बी टीम भी नहीं कह रहे, सी टीम कह रहे हो। और फिर दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान की कौन सी मेन टीम खेल रही है। पाकिस्तान का आकिब जावेद आज डेब्यू कर रहा था, मोहम्मद अली आज डेब्यू कर रहा था, उस्मान खान का आज डेब्यू था, ठीक है। ये तीन तो पाकिस्तान के आज डेब्यू पर थे। तैयब ताहिर अभी न्यू लड़का है, इरफान खान नियाजी अभी न्यू लड़का है। 5 खिलाड़ी तो आपके नए हैं जिनमें से या तो कोई ना कोई डेब्यू कर रहा है या वो नया लड़का है। और आप कह रहे हो जी कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड की सी टीम से पाकिस्तान के बिग बॉयज हार गए। लानत है यार, यकीन करो माजरत के साथ। मैं वैसे अमूमन लानत भेजने पे ज्यादा फोकस नहीं करता मैं, लेकिन मुझे यहां पर कहना पड़ेगा ये, क्योंकि भैया आप लोगों की क्रिकेटिंग सेंस ही इतनी सी है, आप लोगों की अकल ही इतना चलती है, इतनी जितनी आपकी अकल काम करती है उतनी आप लोग बात कर लेते हो। तो बादल व्यूअर्स, मैंने आप लोगों के सामने सारी सूरत हाल रख दी है। अब इंडियन मीडिया इस वक्त बाबर आजम की बहुत तारीफ कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में भी जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबर अपनी सेंचुरी तो नहीं बना सका, लेकिन फॉर्म में दिखाई दिया नेपियर के अंदर। और यार ऐसा लग रहा था कि नेपियर के अंदर जो है ना आज दिल बाग बाग हो जाएगा, बाबर की सेंचुरी भी बन जाएगी, 350 रनों का टारगेट भी चेज हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली नीचे वालों ने पानी फेर दिया यार। चलो सेंचुरी तो बाबर ने खुद से नहीं बनाई, लेकिन एटलीस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था। इरफान खान नियाजी को, तैयब ताहिर को और सलमान अली आगा को ये मैच फिनिश करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो सलमान अली आगा पे मुझे इतना आज गुस्सा है ना कि पहले बॉलिंग करते हुए जमकर कुटाई आपने खाई, ठीक है ना। फिर बैटिंग करते के अंदर बाबर आजम के आउट होने के बाद तैयब ताहिर को रनआउट करवा दिया इरफान खान, सॉरी ये जो सलमान अली आ गया है। और फिर जब तैयब ताहिर को रनआउट करा दिया तो फिर खुद भी गलत शॉट मारकर आउट हो गया, और वो भी उस समय पर जब इरफान खान नियाजी भी पहली बॉल पर बोल्ड होकर जा चुका था। तो वहां पर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी सलमान अली आगा ने, कि उसने भी भाई साहब टीम का साथ छोड़ दिया। तो बाद ये सारी सूरत हाल है व्यूअर्स। अब आप लोग इस सवाल से क्या राय है पाकिस्तानी टीम की हार के ऊपर? बाबर आजम की बैटिंग को देखकर तो मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों की क्या राय है बाबर आजम की बल्लेबाजी के हवाले से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं